गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। रासायनिक बंध चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और रासायनिक बंध में हम लोगों ने सहसंयोजक बंध तो खत्म ही कर दिया था। बिल्कुल सहसंयोजक बंध स्टार्ट कर दिया था और सहसंयोजक बंध में हम लोगों ने देखा था सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं। दो परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध बनने के लिए दो शर्तें होती है। एक शर्त होती है कि जब भी वो इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए आए तो साझित इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत चक्रण में आए। विपरीत चक्रण का मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, दिशा में आए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक घड़ी की दिशा में और एक दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है। दूसरा कि दोनों एटम है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों परमाणु के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए, है ना। दोनों संजीत इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं एक ऊपर एक नीचे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में आएंगे तभी तो क्या कर पाएंगे, वो म्यूचुअली शेयरिंग कर पाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन को साझा कर पाएंगे। ठीक है। ये दो कंडीशन थी। कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए थे, कुछ और देखते हैं। NH3 तक हम लोगों ने देख लिया था, है ना। हम लोग बात करते हैं H2O की। H2O के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करने के लिए डालते हैं। यह भी मैंने बताया था। किसी भी परमाणु को अपने बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करने के लिए डालते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। किसके लिए, स्थायी होने के लिए, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या करता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए डाल देता है। दूसरी बात, किस कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना जरूरी है, ना कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक पुड़िया में बांध के जेब में डाल लेना हमेशा के लिए। जब भी सहसंयोजक बंध बनते हैं तो किसी भी परमाणु द्वारा उसके बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना जरूरी होता है, ना कि, जरूरी शर्त है, ना कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना। ठीक है। अभी के कुछ केसेस में मैंने अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करवाए हैं, है ना, लेकिन हम लोगों ने अपवाद देखे थे। किसके, लुईस के अष्टक नियम के। वहां पर भी सहसंयोजक बंध बन रहे थे, है ना। वहां पे अपवाद था एक, है ना, अपूर्ण अष्टक वाला एक अपवाद था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वहां पर जो अणु है वो स्थायी है, लेकिन उसके पास में अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने लायक इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो स्थायी है। उसका अष्टक पूरा नहीं है केंद्रीय परमाणु का, फिर भी वो क्या है, स्थायी है। तो फिर ऐसे परमाणु जो होते हैं उनमें भी सहसंयोजक बंध बन सकते हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि आपको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है। जरूरी ये है कि जो बाह्यतम कक्षक होता है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित करने हैं। ठीक है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हाइड्रोजन अपने पास में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से दिखा रहा हूं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना द्विक विन्यास पूरा करता है और ऑक्सीजन जो होता है अपना अष्टक पूरा करता है। ठीक है। अष्टक पूरा करना जरूरी नहीं है, अपने बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित करना जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, 1s2 2s2 2p4, ये इसका बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कक्ष है ना। इसके अंदर उपकोश है और उपकोश के अंदर क्या है, कक्षक है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रखे गए। ये देखो, 2 कक्षक ऐसे हैं यहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। वो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये है डॉट वाले, जो हाइड्रोजन से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं।
तो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित करना जरूरी है। किसके लिए? सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, ना कि इनको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त। वो तो अपने आप हो ही जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो अगर वो करते हैं तो हो सकता है अपने आप मिल ही जाए, है ना, अक्रिय गैस विन्यास अपने आप ही मिल जाए। तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? इनके बाह्यतम कोश में जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन को पूर्ण पूरित करना जरूरी है। तो एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां से आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों क्या करेंगे? साझा करेंगे। तो हाइड्रोजन का काम भी हो जाएगा और इसका काम भी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में भी जो है 1s1 होता है, इसके एस में भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इसको कक्षक फॉर्म में दिखाऊं तो देखो क्या होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन का, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, विपरीत स्पिन में। ये हाइड्रोजन, ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं डिफरेंट स्पिन में, मतलब विपरीत चक्रण में। ठीक है, क्लियर? तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित करना जरूरी है, ना कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना। किसके लिए? सहसंयोजक बंध बनाने के लिए। ठीक है, मुझे आशा है ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई, क्योंकि ये समझ में ला देना, क्योंकि आईआईटी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये जिपमेर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टेट एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, कि सहसंयोजक बंध बनाने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, सहसंयोजक बंध बनाने के लिए क्या जरूरी है ना? फिर वहां पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन क्या आएगा? बाह्यतम कोश के कक्षक में इलेक्ट्रॉन को पूर्ण पूरित करना। ठीक है, क्लियर? वहां पर एक ऑप्शन ये भी आएगा कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डालकर अष्टक पूरा करना। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या होता है? अष्टक पूरा करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना। स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन वो क्वेश्चन भूल जाते हैं कि उन्होंने पूछा है टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध बनाने के लिए क्या शर्त है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सहसंयोजक बनाने के लिए क्या शर्त है मैं लिखवाऊंगा अभी तो आगे जाके। ठीक है, इसकी परिकल्पनाओं में लिखवाऊंगा, संकल्पना में। नेक्स्ट, अगला देखिए आप HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इस एग्जांपल को मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे फ्लोरीन के अंदर क्या दिखाने हैं आपको? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाने हैं, है ना। फ्लोरीन यहां पर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन डालेगा और ये अपना भी एक इलेक्ट्रॉन डालेगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में फ्लोरीन के पास में 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। कितने होते हैं? 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, ये देखो 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। वो बाह्यतम कोश के या फिर संयोजी कोश के वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की परिभाषा, संयोजी कोश के वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, सम्मिलित नहीं होते हैं, वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। जैसे फ्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक आएगा 9, 1s2, 2s2, 2p5। 2p5 का मतलब हुआ कि यहां पर बाह्यतम कोश में जो कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, फ्लोरीन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और ये क्या करेंगे? उसको साझा कर लेंगे विपरीत चक्रण में। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक बंध बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कक्षक को पूरा करना जरूरी है, ना कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना। ठीक है, चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। CH4 कार्बन के बाह्यतम कोश में, इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p2, ये 2 इलेक्ट्रॉन,
अब यहां पर दिक्कत होती है, यहां पर क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, अभी के केस में आप इसको भूल जाओ, क्योंकि मैं परिवर्तनशील संयोजकता दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे अयुग्मित होगा, है ना। अभी थोड़ी देर में, बस 10 मिनट बाद बता रहा हूं। अभी के लिए आपको क्या करना है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, ये ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन डालता है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, और ये कार्बन क्या कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। यहां पर क्या बन जाएंगे, 4 CH बॉन्ड बन जाएंगे, 4 एकल बंध बन जाएंगे। CH, 4 CH एकल बंध बन जाएंगे। ठीक है, अब CH4 जो अणु होता है, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन, है ना। जानते होंगे आप लोग, आईपीएससी पढ़ रहे हो क्लास के अंदर, मीथेन होता है। और जो मीथेन है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स उनको देख लो। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। 2 इलेक्ट्रॉन जो, 2 बॉन्ड जो होते हैं ये वाले, ये एक ही प्लेन में होते हैं, समतल में, एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन के अंदर होता है। ये प्लेन के अंदर होता है, ये प्लेन से, सॉरी, ये प्लेन के बाहर होता है, प्लेन के अंदर होता है, एक ऑब्जर्वर की तरफ और एक ऑब्जर्वर से दूर। ठीक है, मतलब ये 2 बंद जो होंगे ये ऐसे प्लेन में होंगे, एक प्लेन के अंदर जा रहा होगा, ये वाला दूर, मतलब मुझसे दूर, ऑब्जर्वर से दूर, डैश डैश वाला लाइन, और ये सॉलिड लाइन जो है ये मेरी तरफ आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और इन दोनों चारों के बीच में क्या बन जाएंगे, इस तरीके से। जब हम लोग इनको जोड़ेंगे बंदों को, तो ये जो संरचना रहेगी, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। यहां पर जो बंद कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर 109.5 डिग्री, ये भी बोला जाता है इसको। यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन की जो बंद लंबाई होती है वो होती है 110 पिकोमीटर। ये चीजें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, आगे जाके इसमें एक और चीज बताऊंगा मैं, संकरण, है ना, वो तभी बताएंगे जब पढ़ाएंगे। ये कुछ चीजें इसके बारे में याद रखनी होती है, और ये मैं बार बार बताऊंगा पूरे अध्याय के अंदर। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये CH4, है ना। CH4 से की जो संरचना है, आकृति है, इससे और भी संरचनाएं निकलती है ना। तो ये मैं बार बार बताऊंगा इस जगह। ठीक है, ये हो गया CH4। इसके बाद में आप देखो CH3, CH3 इसको बोलते हैं इथेन, इसको बोलते हैं इथेन। कार्बन, दूसरा कार्बन, हर एक कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, एक हर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है इस तरीके से। ये क्या करेंगे, अपना द्विक विन्यास पूरा करेंगे। और एक कार्बन क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर जो बंध बनेगा दोनों कार्बन के बीच में, वो रहेगा एकल बंध। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथिन, एथिन। ठीक है, कार्बन अब की बार अपने 2 इलेक्ट्रॉन डालेगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है। इस तरीके से हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, द्विक विन्यास पूरा करेगा, और कार्बन क्या करेगा, हर एक कार्बन अपना अष्टक पूरा करेगा।
इस तरीके से। और इन दोनों के बीच में किस टाइप का बंध बन जाएगा? इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे द्विबंध। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विबंध। क्लियर? अगला जो उदाहरण है वो है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम लोग बोलते हैं एथाइन। अब की बार कार्बन बीच में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 3 3। क्यों? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है एक कार्बन के पास में। इस हाइड्रोजन के पास में भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास में भी एक हाइड्रोजन है। तो ये इस तरीके से हाइड्रोजन तो अपना क्या करेगा? द्विविन्यास पूरा करके अलग हो जाएगा। और हर कार्बन को क्या करना है? अपना अष्टक पूरा करना है इस तरीके से। ये कर लिया, ये भी क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा कर लेगा इस तरीके से। और दोनों कार्बन के बीच में एक बंध बन जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो CH3 इथेन, दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा? एकल बंध। एथिन, दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा? द्विबंध। इस तरीके से बनते हैं। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा? त्रिबंध। ये मैं फिर से बताऊंगा, है ना? जब कब बताऊंगा? जब आगे की थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध की और भी थ्योरीज है। ठीक है, और भी व्याख्याएं की गई है। संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर से बताऊंगा इसको। और उस वक्त मैं बताऊंगा इनको कक्षक बना के। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ क्या बताया? इनको बंद बना के। फिर मैं कक्षक बना के बंद दिखाऊंगा आपको, है ना? तो ये आगे चलते रहेंगे जब तक इनका पोस्टमार्टम नहीं कर देंगे पूरे चैप्टर के अंदर, तब तक ये चलते रहेंगे। नेक्स्ट है सहसंयोजक बंध का अगला हेडिंग लगा लो आप, सहसंयोजक बंध का कक्षक सिद्धांत। सहसंयोजक बंध का कक्षक सिद्धांत। ठीक, इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है, बता चुका हूं, है ना? स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जब से टॉपिक स्टार्ट किया है, कि एक कक्षक अपने बाह्यतम कोश में विपरीत चक्रण का एक इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, कोई भी कक्षक जो होगा बाह्यतम कोश का, वो अपने कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। और दोनों का चक्रण जो है वो क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अर्धपूरित कक्षक या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षक दूसरे परमाणु के कक्षक से युग्मित होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है, सहसंयोजक बंध बनाने के लिए
सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कक्षक को पूरित करना आवश्यक शर्त है। ना कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना। ना कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना। ठीक है, सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कक्षक में इलेक्ट्रॉन का पूरित होना जरूरी है, ना कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक परिभाषा किसकी, सहसंयोजकता की। कोई भी परमाणु अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्षक द्वारा या बाह्यतम कोश द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उसे उस परमाणु की सहसंयोजकता कहते हैं। सहसंयोजकता कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजकता को इंग्लिश में कोवैलेंसी बोला जाता है, कोवैलेंसी। ठीक है, कोई भी जो एटम है, कोई भी परमाणु जो है बाह्यतम कोश में अपने अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कक्षक को पूरा करेगा, और कक्षक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन साझा करवाएगा वो क्या हो जाएगी, उसकी सहसंयोजकता। ठीक है, यदि बाह्यतम कोश में कोई भी कक्षक खाली है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में जितने कक्षक खाली है, वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को, युग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अयुग्मित करेगा और बाह्यतम कक्षक में डालेगा, जिससे क्या हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा सहसंयोजकता दिखा सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। तो यहां तक आज हम लोग करते हैं, है ना। कल हम लोग देखेंगे परिवर्तनशील संयोजकता, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो क्या होती है। तो परिवर्तनशील संयोजकता दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, उनके पास में बाह्यतम कोश में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, और वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, खाली कक्षक भी होने चाहिए बाह्यतम कोश में। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा उस खाली कक्षक के अंदर, और सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अयुग्मित हो जाएंगे। जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो भी क्या हो जाएगा, अयुग्मित हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा सहसंयोजकता दिखाएगा। इसको हम लोग परिवर्तनशील संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको वेरिएबल वैलेंसी बोला जाता है। क्लियर, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी सहसंयोजक बंध का जो सब टॉपिक है ना, उसको लेकर परिवर्तनशील संयोजकता, इन सहसंयोजक बंधों में परिवर्तनशील संयोजकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। डाउट सेक्शन में डाउट पूछते रहिए। क्लियर, थैंक यू।